इन दोनों कर्मचारी पेंशन योजना हायर पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। एक गणना कहती है कि यदि आप EPS 95 पेंशन के विकल्प के रूप में चुनते हैं तो आप सेवानिवृत्ति के बाद अच्छी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सामान्य पेंशन के साथ जाएंगे तो आपको कम EPS पेंशन फंड मिलेगी, लेकिन पेंशन की गणना समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि EPS क्या है और ये कैसे काम करता है। EPF को कई सब्सक्राइबर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी। अगर आप भी कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर किसी दुविधा में हैं तो चिंता न करें, आप सही जगह पर हैं। इस जानकारी के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अधिक पेंशन का फंड विकल्प चुनना चाहिए या नहीं। निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की बाद पेंशन लाभ प्रदान करने की EPS 95 में एक नया नियम लागू किया गया था। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसके तहत पहले EPS फंड पेंशन फंड में योगदान के लिए अधिकतम वेतन 6500 रुपये माना गया था। यानी आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, 6500 रुपये से सिर्फ 8.33% पेंशन फंड में जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया था। यानी आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन 15,000 रुपये का सिर्फ 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा। लेकिन 2014 के बाद यह सीमा ख़त्म कर दी गई और कर्मचारियों को अपने बेसिक और DA की कुल राशि 8.33% पेंशन फंड में योगदान की छूट मिल गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास प्रत्येक 2 सदस्य के 2 खाते हैं, एक कर्मचारी भविष्य निधि EPF और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। हर महीने कर्मचारी की बेसिक और DA से 12% राशि काटकर EPF में जमा की जाती है, जबकि उसका नियोक्ता भी कर्मचारी के बेसिक और DA का 12% योगदान करता है। लेकिन नियोक्ता का पूरा योगदान EPF में नहीं जाता है। नियोक्ता का योगदान 8.33% EPS खाते में जाता है, जबकि 8.33% EPF में जाता है। बलवंत जैन का कहना है कि इसे पूरे बदलाव से कर्मचारी योगदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संपूर्ण परिवर्तन नियोक्ता के योगदान हिस्से में होना चाहिए। इसे थोड़ा कैलकुलेशन से समझना बेहतर होगा। पहले कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान अधिकतम वेतन 6500 रुपये पर ही था। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी DA सैलरी 10,000 रुपया थी तो इसका 12% यानी 12,000 रुपये कर्मचारियों द्वारा सीधे EPF खाते में जमा किया जाता था। वहीं नियोक्ता द्वारा 6500 रुपये 8.33% यानी 541 रुपये EPS में जमा किया जाता था और बाकी पैसा EPF के खाते में जाता था। बाद में जब बेसिक सैलरी बढ़कर 15,000 हो गई तो EPS का नियोक्ता योगदान 8.33% यानी 1249 रुपया 50 पैसा हो गया। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक EPF में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए पेंशन EPS पेंशन फंड की गणना की गई है। इसमें उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है।